बाजार की स्थिति देखकर निवेशकों में चिंता है और ये चिंता लाजमी है। बीते 6 दिनों में निफ्टी करीब 4.8% टूट चुका है। मिड कैप इंडेक्स 6.9% फिसल गया। निफ्टी ने 4 महीने का निचला स्तर छू लिया तो ये जून 2023 के बाद पहली बार 19,000 के नीचे आ चुका है। निफ्टी बैंक भी, उसका भी यही हाल है और ये भी 6 महीने के निचले स्तर पर है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी 2 महीने के निचले स्तर पर है। कुल मिलाकर बड़ी पिक्चर देखें तो बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैप में जबरदस्त गिरावट आई है और 3 दिनों का आंकड़ा देखें आप तो 3 दिनों में करीब 14 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। और ओवरऑल अगर पिछले 6 दिनों का ये जो रेड जोन ट्रेडिंग सेशंस रहे, इनमें 24 लाख करोड़ निवेशकों ने गंवा दिए। अब सवाल यह है कि यह गिरावट कब तक जारी रहेगी। एक आम निवेशक को क्या करना चाहिए और जिन परिस्थितियों से यह दबाव आया है उन परिस्थितियों के सुधरने की क्या गुंजाइश है, आज हम इसी पर कवर स्टोरी में करेंगे विस्तार से बात। इसके लिए हमारे साथ होंगे खास मेहमान, सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी जी हमारे साथ होंगे। साथ ही हमारे साथ होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल सिंघवी। रिसर्च टीम से मेरे साथ होंगे वरुण दुबे, आशीष चतुर्वेदी। लेकिन सबसे पहले चलते हैं अनिल सिंघवी जी के पास और जानते हैं कि इस गिरावट में आखिर एक आम निवेशक को करना क्या है। 5 से 6 महीनों की निचले स्तरों के आसपास बाजार ट्रेड कर रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तेज गिरावट हुई है। दिग्गज भी इस बार बचे नहीं है। निफ्टी 20,200 का हाई बनाकर 18,800 के आसपास आ चुका है। 1,400 पॉइंट का करेक्शन हो चुका है। 6-7% से ज़्यादा मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स घट चुके हैं। ऐसे में इन्वेस्टर्स को 2 काम करना है। एक, जो आपका निवेश है ऑलरेडी, वहाँ पर आप अपने स्टॉक्स का और पोर्टफोलियो का क्वालिटी चेक कर लीजिए। अगर आपके पास अच्छे शेयर हैं तो अब इन लेवल्स पर डर घबरा कर बेच देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इंतज़ार करें, वक्त लग सकता है रिकवरी आने में। अभी प्राइस वाइज करेक्शन हुआ, टाइम वाइज करेक्शन हो सकता है, यानी कि बाजार जल्दी से चले ना। जो आपकी हमारी आदत पड़ी हुई कि करेक्शन के बाद तेज़ी से भाग जाते हैं, ना भी भागे, लेकिन अच्छे शेयर है तो आप उसे होल्ड करिए। ये तो है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। अब अगर आपको नया पैसा लगाना है तो कम से कम एक इंस्टॉलमेंट आपकी इस वक्त मार्केट में निवेश होनी चाहिए। 18,800 19,000 वो अच्छा लेवल है जहाँ पर आप 20, 25, 30% जितना आपका मन करे ज़रूर निवेश करिए। इस बाज़ार में एक साथ पूरा पैसा लगाने के बजाय टुकड़ों पर लगाइए। आप डिसाइड कर लिए 3 या 4 इंस्टॉलमेंट में, 6 इंस्टॉलमेंट में, जैसा आपको ठीक लगेगा और तय कर लीजिए कि आप कब कब लगाएंगे। मसलन 500 पॉइंट के फॉल पर आपको 4 या 5 टुकड़ों में पैसा लगा लेना है कि आप 19,000 पर एंटर कर रहे हैं, 17,000 तक आता है तो आप हर 500 पॉइंट के फॉल पर पैसा लगाएंगे। ये सोच कर लगाए, आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो मेरा ये समझना है पहली इंस्टॉलमेंट डालने का वक्त तो डेफिनेटली आ चुका है और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, इस वक्त अगर आप नया पैसा बाजार में लगा रहे हैं तो बेहतर ये कि म्यूचुअल फंड्स के जरिए लगाएं या फिर स्टॉक्स में लगाएं, तो आप इंश्योर कर लें कि क्वालिटी उन स्टॉक्स की अच्छी है। दूसरी बात, आपको मिनिमम 3 साल का व्यू लेकर चलना है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इमीडिएटली आपके असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं, यूनियन इलेक्शंस हो गए, दुनिया भर में इजराइल और क्या क्या नहीं चल रहा है आपको पता है, और जो नहीं पता है उनमें से पता नहीं क्या क्या ख़राब खबरें कब आ सकती है। तो इन सबको देखते हुए अगर आप 3-6 महीने के व्यू से पैसा लगाना चाहते हैं बाजार में तो प्लीज़ मत आइए। अगर 3 साल 5 साल का व्यू है तो ये सही समय है जहाँ आप टुकड़ों में पैसा लगाना शुरू कर सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए 2 ही राय है। पहला, पैसा लगाया हुआ है, स्टॉक्स की क्वालिटी चेक कर लीजिए, अच्छे हैं, कोई टेंशन नहीं। बहुत अच्छे हैं तो गिरावट में 10-15% घटने पर थोड़ी थोड़ी आप सिप की तरह एवरेजिंग कर सकते हैं और जो नया पैसा लगाना है उसकी शुरुआत आप इस वक्त से कर सकते हैं। चलिए और आइए वरुण से ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये गिरावट शुरू कैसे हुई और बीते 6 ट्रेडिंग सेशन में बाजार में किस तरह का ओवरऑल एक्शन रहा। ओवर टू यू वरुण, बताइए 6 ट्रेडिंग सेशन का पूरा एक्शन। देखिए, बाजार में लगातार 6 दिनों से गिरावट देखने मिल रही है। क्या निफ्टी, क्या दिग्गज स्टॉक्स, क्या मिड कैप्स, क्या छोटे मझोले स्टॉक्स, हर एक में अगर आप देखेंगे तो तगड़ा सेल ऑफ देखने मिला है। पिछले 6 दिनों में निफ्टी में करीब 5.25% के आसपास की गिरावट हुई है और मिड कैप स्मॉल कैप में देखिए 6.5% के आसपास की गिरावट जो है वो देखने मिली है। मुझे याद है जब 17 अक्टूबर को निफ्टी क्लोज हुआ था करीब 19,800 के आसपास था। वहाँ से निफ्टी पिछले हफ्ते गिर के करीब 19,540 के आसपास आया था। उन 3 दिनों में तो गिरावट थी, लेकिन सबसे ज़्यादा गिरावट अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 दिनों में देखने मिली है, जहाँ पे 19,500 550 से गिर के निफ्टी अब 19,000 के भी नीचे आ चुका है। इस तरह की गिरावट देखने मिली, यानी कि 3 दिनों में अगर आप देखेंगे तो करीब 650-700 अंकों के आसपास की गिरावट जो है वो निफ्टी में देखने मिली है। और मिड कैप्स क्या,
बैंक निफ्टी क्या, सेंसेक्स क्या, सभी का ये हाल था। इनफैक्ट निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो 4 महीने के निचले स्तर पे निफ्टी पहुंच चुका है। जून के बाद पहली बार ये हुआ है कि निफ्टी ने 19,000 का लेवल जो है वो तोड़ा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक ये तो 6 महीने के निचले स्तर पे पहुंच चुका है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स को भी अगर आप देखेंगे तो करीब 2 महीने के निचले स्तर पे जो है वो ये भी पहुंच चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो इन्वेस्टर्स का हुआ है। देखिए पिछले 3 दिनों में जो गिरावट हुई है उसमें जितने भी BSE लिस्टेड कंपनियां हैं उनके मार्केट कैप में अगर आप देखेंगे तो करीब 13 लाख करोड़ रुपए के आसपास की कमी जो है वो आई है। और पिछले 6 दिनों में अगर आप देखेंगे तो BSE में जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं उनके मार्केट कैप में करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए के आसपास की कमी आई है। यानी कि जो निवेशक हैं उन्होंने पिछले 6 दिनों में करीब 23 लाख करोड़ रुपए के आसपास का घाटा जो है वो किया है, जो कि काफ़ी भारी भरकम है। एक और चीज़ है, काफ़ी लोग टेक्निकल इंडिकेटर्स देखते हैं जिसमें काफ़ी सारे अगर आप देखेंगे इंडाइसेस तो अपने इंपॉर्टेंट टेक्निकल इंडिकेटर्स के नीचे आ चुके हैं। लेकिन इंडिया विक्स को भी आप देखेगा क्योंकि वहाँ अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज़ी देखने मिल रही है। इनफैक्ट पिछले 3 दिनों में जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विक्स में करीब 15 से 17% के आसपास की तेज़ी जो है वो देखने मिली है। और विक्स जब बढ़ता है मार्केट के सेंटिमेंट के लिए ये अच्छा नहीं होता है और वही मार्केट दर्शा रहा है। पिछले 6 दिनों से लगातार गिरावट और पिछले 3 दिनों से अगर आप देखेंगे तो भारी भरकम गिरावट जो है बाजार में हुई है, जहाँ पे निवेशकों का भारी भरकम नुकसान भी हुआ है। शुक्रिया वरुण। और अब सवाल ये उठता है कि बाजार में ये दबाव आ कहां से रहा है? क्या ग्लोबल अनिश्चितताएं इसके लिए जिम्मेदार हैं? बॉन्ड यील्ड का ये मसला है या हमारे घरेलू कारण इसके पीछे हैं? इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस लेकर आ रहे हैं मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी। ओवर टू यू आशीष। में देखने को मिली और ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय बाजारों में गिरावट है, ग्लोबल मार्केट्स की भी बात की जाए तो यहाँ पर भी दबाव है। और इसके पीछे सबसे पहला कारण ये आता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक बड़ी दिक्कत की बात हो जाती है कि यूएस बॉन्ड यील्ड्स में लगातार हम जिस प्रकार से तेजी देख रहे हैं, 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो 16 साल में पहली बार 5% के पार गई, अपने आप में काफ़ी सिग्निफिकेंट हो जाता है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो डॉलर में लगातार मजबूती आ रही है, इसका भी एक इन्वर्स कोरिलेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन है, जब से इजराइल और हमास के बीच में युद्ध की शुरुआत हुई है, कच्चे तेल के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट हुआ और भारत जैसी जो कंट्रीज़ हैं जो काफ़ी बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करती हैं कच्चा तेल, इनके ऊपर अगर आप देखें तो एक विपरीत इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो इसका भी असर यहाँ पर देखने को मिला है। साथ में अगर आप देखें जो रिजल्ट सीजन आ रहा है, रिजल्ट सीजन क्योंकि पूरे स्विंग पर है, निफ्टी की कई सारी कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, आईटीज़ हैं, इनके रिजल्ट आ गए तो इनका भी इन्फ्लुएंस यहाँ पर आपको मार्केट पर देखना है। और अब तक का जो ट्रेंड है वो कोई भी ऐसा नहीं बता रहा कि रिजल्ट आपको कुछ एक पैरामीटर्स पर, जैसे मिसाल के तौर पर कि मार्जिन्स के पैरामीटर्स पर अगर आप देखें या आय के आंकड़े पे देखें, बिक्री के लिहाज से देखें, तो कोई भी सेंटिमेंट ऐसा नहीं है जहाँ पर अगर आप कह सकें कि रिजल्ट सीजन काफ़ी अब तक बढ़िया देखने को मिला है और इसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ में अगर आप देखें तो लगातार जिस प्रकार से जियोपॉलिटिकल टेंशन का मैंने आपको जिक्र करके बताया, ग्लोबल सेंटिमेंट्स कमज़ोर हो रहे हैं, एफपीआईज़ की तरफ से बिकवाली का आंकड़ा देखने को मिला और इसी चलते आप देखें कि लगातार मार्केट में जो है गिरावट देखने को मिली है। धन्यवाद आशीष आपका भी इस जानकारी के लिए। और आइए अब रुक करते हैं सेठी सर का। विकास सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। आपसे मेरा बुनियादी सवाल वही रहेगा सर, ये दबाव आ कहां से रहा है? क्या हम ओवरसीज से क्यूज ले रहे हैं या कुछ और कारण है? नहीं, देखिए दीपक, एक तो गिरावट जो हुई है पिछले 5-6 दिनों में, एक भारी गिरावट हुई है। जिस दूरी को तय करने में हमको 4 महीने लगे वो हमने 5-6 दिनों में ही गवा दिए। तो जो गिरावट आई है वो काफी तेजी से आई है और उसके कारण पूरा पैनिक सा माहौल है। और इसके कारण ये भी है, जैसे आशीष ने भी बताया, वरुण ने भी बताया, अनिल जी भी बात कर रहे थे कि एक तो यूएस में जो बॉन्ड यील्ड्स है वो बढ़ी है, तो उसके कारण से जो इमर्जिंग मार्केट्स है उनमें प्रेशर रहता है, तो वो देखने को मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स भी अपने हाइस पे है तो उसका असर देखने को मिल रहा है। फिर यूएस में जो ब्याज दरें बढ़ने की आशंका है तो उसके कारण आमतौर पे बाजार में दिक्कतें रहती है। और वहाँ पे जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आए हैं, जैसे हम कल परसों भी देखें तो जो नैस्डैक के हैवीवेट्स है जैसे गूगल है या मेटा है, अमेजोन है, इन सब में अच्छी खासी गिरावट आई है, तो उसका भी प्रेशर पूरे दुनिया भर के बाजारों में है। बाकी हमारे और एक जियोपॉलिटिकल जो टेंशन चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, और ये कहां तक एस्केलेट होगा दैट इज एनीबडीज गेस, तो ये कोई बोल नहीं सकता। और ये एस्केलेट होता है तो इनडायरेक्टली जो क्रूड के दाम बढ़ते हैं उसका भारतीय इकोनॉमी पे एक डेफिनेटली असर पड़ता है, बिकॉज क्रूड फॉर्म्स मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर इंपोर्ट।
तो उसके लिहाज से थोड़ी दिक्कतें डेफिनेटली हो सकती है। बाकी डोमेस्टिक जो हमारे फैक्टर्स है वो इतने कोई नेगेटिव नहीं है विच वांटेड सच अ फॉल। जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है वो बहुत अच्छी भी नहीं है तो बहुत खराब भी नहीं है, दे वर ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। कुछ सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ सेक्टर्स में थोड़ा दबाव है। तो ऑल इन ऑल आवर डोमेस्टिक इकोनॉमी अच्छा कर रही है। जो भी प्रेशर आ रहा है वो इंटरनेशनल क्यूज की वजह से आ रहा है और थोड़ा जो उसकी वजह से जो एफआईआईज की लगातार बिकवाली चल रही है, हालांकि हम काफी हद तक उसको एब्जॉर्व करने में सक्षम होते हैं, बट जो पिछले 2-3 दिनों में रिटेल निवेशक भी हिल गए हैं, उन्होंने भी पिछले 5-6 महीने में जो ये तेजी हुई है स्मॉल कैप मिड कैप में, तो इस तरह का एक करेक्शन नहीं देखा, तो वहां पे एक थोड़ा पैनिक चल रहा है। बट आई फील इट इज द डार्केस्ट बिफोर द डॉन। तो ये जो गिरावट जिस तरह की आई है, ये एक फेस्टिवल सेल है और इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। एक अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स जो आप यहाँ से 15-20% ऊपर लेने के इच्छुक थे, वो अच्छे लेवल्स पे आ गए। तो एक स्टैगर्ड रूप में, जैसे अनिल जी ने भी सही कहा, 25 से 30% का आपका निवेश अब अगर आप मीडियम से लंबी अवधि के निवेशक हैं तो डेफिनेटली इस बाजार में करना चाहिए। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि इवन इन द शॉर्ट टर्म मुझे लगता है थोड़ी बहुत रिकवरी अब इन लेवल से आनी चाहिए। इट्स मोर देन वारंटेड। जी सर, लेकिन सवाल यही है, हर कोई यही पूछ रहा है कि ये गिरावट कब तक? क्या ये जो करेक्शन है ये एक रूटीन अकरेंस है, रूटीन करेक्शन है, हमारा जो स्ट्रक्चरल बुल मार्केट है, या फिर ये कुछ अनयूजुअल है कि कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आगे कहाँ जाएंगे? नहीं, देखिए, जो भी बुल मार्केट्स होते हैं उनमें इस तरह के करेक्शंस आते रहते हैं। इट इज गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द मार्केट, क्योंकि वीकर प्लेयर्स, वीकर ट्रेडर्स सब बाहर हो जाते हैं। बट ये जो करेक्शन आया है थोड़ा मोर देन एक्सपेक्टेड या थोड़ा अनयूजुअल है। एंड देयर आर सेवरल फैक्टर्स व्हिच हैव वर्कड ऑन, जो कि जिसके कारण से ये सब कुछ हुआ है। बट ओवरऑल मुझे लगता है, देखिए, भारत में जिस तरीके से रिटेल के जो फंड फ्लोज है, जो एसआईपीज है, वो इन सब इवेंट्स की वजह से जल्दी से बंद नहीं होते, तो वो एक लिक्विडिटी जारी रहेगी। फिर एफआईआईज की लगातार सेलिंग चल रही है, तो वो भी अब काफी हद तक हो गई है, वहां पे भी थोड़ा ठहराव आना चाहिए। बाकी आवर इकोनॉमी इज डूइंग वेल। बाकी थोड़ी अनसर्टेनिटी जरूर है आगे आने वाले महीनों में। 5 स्टेट्स में इलेक्शंस होने हैं, फिर जनरल इलेक्शंस है, तो उन सब अनसर्टेनिटी को तो ध्यान में रखना है। बट उसके बीच में मुझे लगता है वापस से तेजी होगी, फिर गिरावट आएगी, फिर बजट के पहले तेजी होगी, फिर इलेक्शन के पहले अनसर्टेनिटी रहेगी। तो इस तरह से बाजार ऊपर नीचे होते रहेंगे। मुझे नहीं लगता ये कंटिन्यूअस रिलेंटलेस फॉल रहेगा। और इन 5-6 दिनों की एक भारी गिरावट, जहां हमने करीबन 23-24 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाइप आउट या इरोड हो गई है, मुझे लगता है अब यहाँ पे थोड़ी रिकवरी। और आज चूंकि F&O एक्सपायरी का दिन था, कल एक नई सीरीज शुरू होने जा रही है, तो आई एम होपफुल कि अगर इंटरनेशनल क्यूज बहुत ज्यादा खराब नहीं होते, या अगर यूएस में आज मार्केट्स बहुत ज्यादा नहीं टूटते, बिकॉज हम जब बंद हो रहे थे तब भी डाउ फ्यूचर्स अराउंड 100-125 पॉइंट नीचे थे, तो उतने तक तो गिरावट हमने ऑलरेडी पचा ली है। तो मुझे लगता है कि अगर इंटरनेशनल क्यूज बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होते, तो यू नेवर नो, वी कुड सी अ स्मार्ट पुलबैक टुमारो इटसेल्फ। अच्छा सर, पिछली बार हमने देखा था, इनफैक्ट जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, उस वक्त पूरी दुनिया के बाज़ारों पर दबाव था और हमारे यहाँ एफआईआईज भी थोड़ा वो थे, और उसके साथ साथ जब एफआईआईज ने थोड़ा सा बिकवाली की तो हमारे घरेलू निवेशक एक सपोर्ट देकर बैलेंस बना रहे थे। अभी आपको लगता है कि अगर एफआईआईज पैसा निकाल रहे हैं तो उस गति से हमारे डीआईआईज खरीदारी करके सपोर्ट ले रहे हैं, या वहाँ भी कुछ आप अनयूजुअल कुछ देख रहे हैं? नहीं, देखिए दीपक, हम आजकल रोज ही देखते हैं कि मोर और लेस ये फिगर मैच होता है। मतलब जैसे कल भी हमने देखा एफआईआईज की कुछ 4000 करोड़ के आसपास की सेलिंग थी, तो डीआईआईज की 3500-3600 करोड़ की बाइंग थी। तो ये लगभग मैच होता है। एंड डीआईआईज आर फ्लश विद फंड्स, और कईयों ने तो अपने जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्कीम्स में फंड्स लेने भी बंद कर दिए थे। मतलब बाजार में फंड्स हैं विच दे वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट, बिकॉज उनको लग रहा था कि वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव या एग्जैजरेटेड है। और जो एक अच्छा खासा करेक्शन अब बाजार में आया है, उसके बाद वैल्यूएशंस भी ठीक हो गए, और सबके जो क्वार्टरली अर्निंग्स भी आ रहे हैं, जो कई सारे सेक्टर्स है वहां से बहुत अच्छे अर्निंग्स आ रहे हैं। खास करके बैंक्स है, एनबीएफसीज है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट आईटी स्टॉक्स में हुआ, और वो ऑलरेडी करेक्ट भी हो चुके हैं। तो ऑल इन ऑल आई एम नॉट वेरी वरीड, बट यही है कि ये थोड़ा पेशेंस बिल्कुल रखना पड़ेगा और बाजार में कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ फर्दर
4-5% के फॉल तो कभी भी आ सकते हैं, तो उसके लिए तैयारी रखनी चाहिए। और बाकी अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब यू कांट ऑलवेज गेट एट द बॉटम। प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। मुझे लगता है ये जो गिरावट आई है अब एक मौका बन रहा है, और अपने जो भी इन्वेस्टेबल सरप्लस फंड्स है उसके 25-30% से आपको निवेश करने की शुरुआत करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी सर, ये पूरा एनालिसिस दिया आपने। आगे किस तरह की चाल रह सकती है, अभी क्या करना है, और अभी जो दबाव आया है उसकी एक्चुअल में जो रीजंस हैं वो क्या हैं। थैंक यू सो मच सर, वक्त निकालने के लिए आपका।